दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज यह अगस्त का पार्ट 2 करंट अफेयर का वीडियो है जो प्रतियोगिता दर्पण को कवर हम लोग करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट न्यूज़ जो आपको आते हैं वो है कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा चरण। योजना याद रखिएगा, क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत मुफ्त अनाज दिए जाते हैं जिनके पास लगभग में 80 करोड़ लोगों को यह योजना से लाभ मिल रहा है। वर्तमान में जब कोविड-19 का पहला चरण आया था तो आपको अप्रैल से लेकर जून तक बोला गया था कि 3 महीना तक, अप्रैल मई जून, आपको अनाज फ्री में मिलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो 1 महीना में अनाज दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार 1 केजी दाल या चना का दिया जाएगा। लेकिन बाद में इस योजना का विस्तार करते हुए दूसरे चरण आपको नवंबर तक विस्तार कर दिया गया था। फिर तीसरा चरण जब इस योजना का शुरू हुआ उस समय जब कोविड-19 का भारत में दूसरा फेज शुरू हुआ। यह फेज जो था वो आपको अप्रैल में फेज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मई से यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन बाद में इस योजना को विस्तार देते हुए अब चौथा चरण के थ्रू कर दिया गया है कि यह योजना आपको नवंबर 2021 तक रहेगा। इस प्रकार से 4 चरण आपके पूरे हुए। और क्या योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या किया जाता है? मुफ्त अनाज दिया जाता है 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति। और ठीक, चलिए ये सब आप लोग को हम बता दिए हैं, आप ना पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर पीडीएफ आपके पास है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं तो समझ रहे हैं आपको इसमें याद क्या करना है, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने से खुद से एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अपना से भी एक बार स्टडी करना। बस याद क्या करना है वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए दूसरा न्यूज़ जो है आपको, मई 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी रही? 6% के लक्ष्य से अधिक है। देखिए इस न्यूज़ को समझने के पहले बेसिक समझते हैं। सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि मुद्रास्फीति जो भारत में होगी वो 4+-2 होगा, यानी अधिकतम 6% हो सकता है और न्यूनतम को 2% तक बनाए रखना है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ जारी रहने के लिए कुछ मुद्रास्फीति भी होना जरूरी है। लेकिन अब क्या हुआ है, इस साल 6% से जो उच्चतम स्कोर है 6%, उससे भी अधिक हो गया है। ठीक, बस इतना याद रखना है। कितना प्रतिशत रहा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार ये बदलते रहता है, उतना आप याद करिएगा, माथा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस ये याद रखिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, याद रखिएगा, ये बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मुद्रास्फीति क्या है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। कोई भी वस्तु का वैल्यू जब दाम बढ़ता है ना, कोई भी वस्तु का दाम बढ़ेगा उसको मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अब मुद्रा अस्फीति में क्या होगा? उसका दाम कम होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बता दिए हम सब कुछ, जो याद करना है आपको वो सब बता दिए हैं। अब देखिए जो उपभोक्ता मुद्रास्फीति सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012। पहले आधार वर्ष 10 था, अब 12 कर दिया गया है इसमें संशोधन करके। तब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2012। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें वही सब चीज़ है, बाकी सब नहीं पढ़ना है आपको, तो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर 2021 में 12.94%। यह रिकॉर्ड बना है, आपको याद रखना होगा। ठीक,
यह रिकॉर्ड बना है, याद रखना होगा कि कितना प्रतिशत रहा आपको मई के महीने में, तो आपको यह 12.94% रहा। प्रत्येक महीने जारी होता है, ठीक है, तो 12.94 रहा मई के महीने में। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, यह 3 दशक में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि याद रखिएगा 3 दशक में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, क्या देखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है उसको जारी कौन करता है, तो उसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन जो उद्योग संवर्धन और अंतरिम व्यापार विभाग काम करता है, वो जारी करता है। मतलब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आप याद रख सकते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक को जारी करता है, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय जारी करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। याद रखिएगा थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो होगा वो होगा 11-12, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है, 2012 है। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आधार वर्ष जो है आपको जारी किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें कितने वस्तुओं को लिया जाता है, तो 697 वस्तु को लिया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। प्राथमिक उत्पाद 697 वस्तु है ना, उसको 3 पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद, दूसरा हो जाएगा आपको फ्यूल एंड पावर्स, ठीक, और तीसरा जो हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद होगा। 3 पार्ट हो गया। अब सर्वाधिक जो भ्रांश होता है वो किसका होता है, तो विनिर्मित उत्पाद का होता है, जो 64.2% भ्रांश होता है 100% में। ठीक, इसके अलावा देखिए पावर एवं फूल का जो भ्रांश होता है 13.2% होता है, और प्राथमिक उत्पाद का भ्रांश क्या होता है आपको, इसका भ्रांश होता है 22.6%। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो इसमें क्या याद रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है, तो वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय जारी करता है। कितने वस्तु पर जारी किया जाता है, तो 697 पर जारी किया जाता है। आधार वर्ष क्या है, तो 11-12 है। ठीक, अब देखिए आधार वर्ष 11-12 है, कितने प्रकार के वस्तुओं को रखा जाता है, तो वस्तु के प्रकार के आधार पर 3 पार्ट में बांट देते हैं। प्राथमिक उत्पाद, फ्यूल एंड पावर, और तीसरा जो है आपको विनिर्मित उत्पाद मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो सबसे अधिक भ्रांश किसका होता है, विनिर्मित उत्पाद का, कितना, तो 64.2%। ठीक, और पावर एवं फूल का सबसे कम भ्रांश होता है 13.2%। इसके साथ साथ प्राथमिक उत्पाद का भ्रांश कितना होता है आपको, 22.6%। ठीक, ये बात आप लोग को याद रखना है यहाँ से, बाकी सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो न्यूज़ है वो वस्तुगत निर्यात में सिकुड़ने के बावजूद 2020-21 में भारत के कृषि क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि हुई है, मतलब कृषि के निर्यात में वृद्धि हुई है। इस न्यूज़ से एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, कितना प्रतिशत कृषि निर्यात में वृद्धि की देखी गई, तो 17.34% कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई। इतना बात याद रखना है बस, 17.34% याद रखिएगा, 17.34% कृषि निर्यात में वृद्धि देखने को आपको मिली है। नेक्स्ट जो आइए यहाँ पे, समुद्री उत्पादों का निर्यात घटा, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने का आपको। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, मार्च 2021 के अंत में देश में दूरसंचार परिदृश्य बिहार में टेलीडेंसिटी सबसे कम, जबकि दिल्ली में सबसे अधिक। हमेशा यही रहता है, बिहार में सबसे कम, दिल्ली में सबसे अधिक। ठीक है, अब टेलीडेंसिटी क्या है कि 100 लोगों पर कितना लोग टेलीफोन यूज करते हैं, उसी को टेलीडेंसिटी कहते हैं। तो बिहार में सबसे कम है, दिल्ली में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा प्रतिमाह ट्राई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको, ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं, बस याद रख सकते हैं। अब देखिए टेलीडेंसिटी देखा जाए तो सबसे अधिक जो रहा, देखिए यहाँ पे इस आंकड़ा में दिल्ली का रहा 235.55, मतलब 100 लोगों के बीच में 235.55 टेलीफोन कनेक्शन है, यानी फोन है। और बिहार में 62.23 है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय स्तर कितना है, राष्ट्रीय औसत कितना है, इसको आप लोग रफली याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय औसत जो आपको है वो है, 1 मिनट बताते हैं, राष्ट्रीय औसत आपको
राष्ट्रीय औसत जो है आपको कितना है, 87.37 है। कितना है, 87.37 है। ठीक, इतना बात याद रखिएगा, बाकी सब बता दी। अब देखिए मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी, तो सबसे अधिक हिस्सेदारी जियो की है, जो आपको कितना है, 35 करोड़ लोग उसके कनेक्शन लिए हुए हैं। उसके बाद भारतीय एयरटेल का है 29 करोड़, और तब वोडाफोन आइडिया का है 24 करोड़, BSNL 10 करोड़। तो ये आपको क्रम वाइज रखिएगा। सबसे अधिक उपभोक्ता, देखिए डाटा याद नहीं रखिएगा, डाटा याद मत रखिएगा। जियो के सबसे अधिक उपभोक्ता है, तब एयरटेल के, तब वोडाफोन के, तब BSNL के। BSNL सरकारी कंपनी है, इसीलिए उसको याद रखना पड़ेगा। बस यहाँ से वही न्यूज आपको देखना है, बाकी सब नहीं देखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 2021-22 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे न्यूज को देखने के पहले हम कुछ बेसिक आप लोगों को समझाते हैं, उसको याद रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी कौन करता है, तो CACP। कौन जारी करता है, CACP। मतलब ये समिति है, ये सुझाव देता है। जारी करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसको अनुमोदन करके जारी किया जाता है, लेकिन सिफारिश कौन करता है, तो CACP, फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, हिंदी में अगर कहें इसको तो क्या नाम कर सकते हैं, तो हिंदी में इसका नाम हो जाएगा आपको कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य एवं आपको क्या हो जाएगा, कृषि मूल्य एवं प्राइस आयोग हो जाएगा। देख लीजिएगा हिंदी में नाम, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हिंदी में भी नाम। तो इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है। ठीक है, पहले क्या था, ये आपको 1985 में इसका नाम पड़ा CACP के, CACP 1985 में। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले था आपको APC। ठीक, मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग पहले था। ठीक, कब कब इसका स्थापना हुआ था CACP का, तो 65 में, 1965 में। तब उसका नाम रखा गया था APC, लेकिन बाद में इसको CACP 85 में कर दिया गया। ये बात आपको हो गया। इसका मुख्यालय जो है CACP का, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कितने वस्तुओं के लिए जारी किया जाता है, तो देखिए कोई किताब में आपको 23 मिलेगा, कोई में 25 मिलेगा। ठीक, तो जो किताब वाले आपको 2 फसल ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग गणना किया जाता है। ठीक, अलग अलग गणना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और उसको दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो 2 कम हो जाएंगे, तो 23 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे 23-25 ऑप्शन में रहे तो 25 के साथ चल जाइएगा, सीधा बात है। और अगर 25 नहीं है 23 ऑप्शन में, तो 23 के साथ जाइएगा। ठीक, चलिए इतना हो गया यहाँ से। अब हम आते हैं, देखिए CACP जो सिफारिश न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जारी करता है, तो उसका अनुमोदन कौन करता है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए यह जो अनुमोदन करता है सिफारिश, उसको मानना या न मानना आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के ऊपर है। CACP की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यही था, CACP की जो आपको सिफारिश होती है वो बाध्यकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आप चीज़ जान लीजिए, गाना जो होता है CACP के गाना के लिए जारी नहीं किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। गाना के लिए जारी किया जाता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। क्या जारी किया जाता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, न कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। अब आइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 21-22 के खरीफ फसलों के लिए जारी किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, एक खरीफ फसल के लिए, एक रबी फसल के लिए, याद रखिएगा। अब आते हैं हम खरीफ फसल के लिए जारी किया गया है, सीधे डाटा पाते हैं जो याद करने लिए है आपके। यहाँ पे बहुत सारे फसल है, सबको याद नहीं करना है आपको। धान जो है सामान में कितना प्राइस है अभी वर्तमान में वृद्धि के बाद में, तो 1940 है। ठीक है, और ग्रेड A श्रेणी का अच्छा धान है उसका 1960 है। दोनों में 72 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक, यहाँ पे याद करना है कि सबसे अधिक वृद्धि किस चीज़ के फसल में की गई है, तो तिल की फसल में किया गया है। ठीक, सबसे अधिक वृद्धि तिल की फसल में किया गया है। एक बात और याद रखिए, जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, लागत मूल्य के आपको 1.5 गुना जारी किया जाता है। ठीक है, इतना होना चाहिए, भारत सरकार का वादा है। देखिए सब लागत मूल्य से 1.5 गुना है, लेकिन सबसे अधिक लागत मूल्य
से आपको 1.85 गुना अधिक है, आपको 0.85 गुना अधिक है किसका, तो ज्वार का। तो ये चारों फसल का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, रफली ज्वार का रफली याद कर सकते हैं। ठीक, ये बात आपके लिए है। अब देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है वो किस टाइप के लागत मूल्य का के निर्धारण के आधार पर होता है, तो C2 के आधार पर जारी किया जाता है। याद रखिए, ये एक कॉस्ट लागत मूल्य को गणना करने का तरीका होता है C1, C2, C3, C4। तो वो आपको C2 पर जारी किया जाता है। किसानों की मांग है कि इसको C3 के आधार पर जारी किया जाए। ठीक, इकोनॉमिक्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू हो जाएगा करंट की में। चलिए आगे, इतना हो गया आपके लिए डाटा। अब आते हैं महामारी के चलते जो 2020 में विश्व में FDI अंतर्प्रवाह में 35% की कमी, जबकि भारत में इसमें 25% की वृद्धि है। किसका रिपोर्ट है, तो अंगटांग की। किसका रिपोर्ट है, तो अंगटांग की। बार बार हम अंगटांग की चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, यह अंगटांग जो है इसका फुल फॉर्म, इस न्यूज़ को जानने के पहले कुछ बेसिक आपको बताते हैं। अंगटांग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। इसका अपना स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में स्थापना हुआ था। इसका मीटिंग कितने दिन पर होता है, तो 4 वर्ष पर इसका मीटिंग होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या है, आपको इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए क्या रिपोर्ट का नाम है, तो वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट। क्या नाम है रिपोर्ट का नाम, वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंगटांग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंगटांग का फुल फॉर्म, मुख्यालय और आपको कब स्थापना हुआ था याद रखिएगा। चलिए, अब ये जो रिपोर्ट किया गया है उसके आधार पर बोला गया कि भारत में 25% क्या हुआ है, FDI में वृद्धि हुई है। आइए सीधे हम डाटा पे आते हैं जो आपके काम का है। देखिए, भारत में पहले क्या था, पहले आपको 2019 में 51 अरब डॉलर का FDI आता था। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, यह विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में निवेश किया जाता है। तो कितना आया है, तो 51 अरब डॉलर। इसके पहले था 2019 में, 20 में कितना हो गया, तो 20 में यह हो गया 64 अरब डॉलर हो गया। ठीक, देखिएगा तो 25% की वृद्धि हो गई। अब देखिए, विश्व के देशों की गणना किया जाए तो सबसे अधिक FDI जो होता है वो अमेरिका में जाता है, तब चीन में, तब हांगकांग में, सिंगापुर में, भारत में। पाँचों का नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत टॉप में चला गया है। इसके पहले आपको 10-11 के आसपास था, अब क्या है, आपको टॉप 5 में है, तो इसीलिए याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब ये हो गया FDI अंतर्प्रवाह। अंतर्प्रवाह का तात्पर्य है कि विदेश से भारत में FDI आया है। ठीक, और उपप्रवाह होगा, वो क्या होगा, भारत से बाहर जाएगा पैसा। तो भारत से बाहर 2021 में कितना, 2020 में कितना पैसा गया है, तो उसको किस चीज़ से देखेंगे, तो बाहरी प्रवाह से देखेंगे। तो बाहरी प्रवाह में देखें तो भारत का स्थान कौन है, तो भारत का स्थान 18वां है। भारत से कुल 12 अरब डॉलर जो है पैसा बाहर गया है, और 13 अरब डॉलर इसका पहले गया था। मतलब भारत से पैसा बाहर जाने के मामले में इस वर्ष क्या हुआ है, घटोत्तरी हुई है, नकारात्मक वृद्धि हुई है। ठीक, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे हम आते हैं, तो इसमें मतलब किस देश से बाहर सबसे अधिक पैसा बाहर गया 2020 में, तो वो रहा आपको, कौन सा देश रहा, तो वो रहा आपको चीन। कौन देश रहा, चीन रहा। पहले सबसे अधिक, इसके पहले जापान था, लेकिन इस वर्ष क्या हो गया, चीन हो गया है। बस एक ही नाम याद रखिएगा यहाँ पे, बाकी सबको याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए, तो यहाँ जो जो बात बता दी आपको याद रखिएगा, वही चीज़ है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है आपको, ऑल सल्वाडोर में बिटकॉइन को विधिग्राह मुद्रा के रूप में मान्यता दी। मस्ट VVI है। ये बिटकॉइन जो है आपको डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी को लीगल मुद्रा घोषित करने वाला देश कौन है, तो ऑल सल्वाडोर। यह विश्व का मतलब पहला देश है को जो आपको बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए बिटकॉइन क्या है, आपको डिजिटल करेंसी है। तो क्या केवल बिटकॉइन ही डिजिटल करेंसी है, नहीं, बहुत सारे डिजिटल करेंसी है। उसमें आपको इथेरियम है, डोजकॉइन है, लीटकॉइन है। बिटकॉइन बताइए क्या है, तो इथेरियम का नाम याद रखिएगा। इथेरियम में क्या है, एक प्रकार का आपको डिजिटल करेंसी है। ये जो डिजिटल करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह आपको पैसा छाप के नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल रूप में ट्रांसफर होता है। RBI के द्वारा भी इस वर्ष के अंत तक आपको डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा कर दी गई है।
जिसे ई रुपीज के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक, चलिए इतना बात आप लोग को बता दिए, यहाँ से याद रखिएगा, बाकी सब याद रखने की आपको आवश्यकता है नहीं। ये याद रखिए कौन देश बिटकॉइन को विधि मुद्रा घोषित किया, तो अल सल्वाडोर है। ये अल सल्वाडोर जो है आपको मध्य अमेरिकन के कंट्री का देश है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमेरिका होगा, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका होगा, इस क्षेत्र के बीच में जो देश होते हैं उसी में से एक है अल सल्वाडोर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए जाकर मैप में देखिए, राजधानी खोज के इसका कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपके लिए, 2020 से 21 में चीनी के उत्पादन में वृद्धि। अब चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुआ है, यह कौन बताया है, तो चीनी मिलों के संगठन ने इसका घोषणा किया है। चीनी मिल के संगठन क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। ठीक, अब कितना वृद्धि हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वर्ष चीनी के उत्पादन कितना हुए हैं, तो 310 आपको मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ है। ठीक है, लाख टन 310 लाख टन हुआ है चीनी का उत्पादन। ठीक, याद रखिएगा, मिलियन टन में बदलेगा तो 31 मिलियन टन हो जाएगा चीनी का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम ये बात देखेंगे, चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र है। तीसरा स्थान कौन है, तो कर्नाटक है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक चीनी ब्राजील में उत्पादित होता है, तो उसके बाद भारत में उत्पादन होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए इतना बात आप लोग याद रखना है, बाकी सब छोड़िए। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे है 1973 के पश्चात विश्व के रिकॉर्ड आर्थिक वृद्धि 2021 में प्राप्त होने का विश्व बैंक का अनुमान। ये सब कुछ नहीं आपको याद करना है, सब अनुमान घटाते बढ़ाता रहता है लोग। इसमें याद रखिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी करके यह अनुमान लगाया जाता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, उसी तरह से IMF के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, याद रखिएगा। और आपको एशियाई विकास बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट वृद्धि से संबंधित जारी किया जाता है, तो वो है एशिया आउटलुक रिपोर्ट। ठीक, ये याद रखिएगा, बाकी सबको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये हो गया। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए न्यूज होगा वो होगा, हाँ, 2020 से 21 की लघु तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यहाँ से आपको क्या याद करना है, तो हम बताते हैं। ये सभी जो है लघु बचत है, डाकघर बचत खाता हो गया, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, पब्लिक प्राइवेट फंड हो गया, 5 वर्ष से मासिक आय योजना हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, और आपको सुकन्या समृद्धि दर हो गया। कभी कभी इसके ब्याज दर पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ का ब्याज दर याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट फंड का 7.1% है, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। किसान विकास पत्र का याद रखना है तो रखिए, आपको 6.9%, और सुकन्या समृद्धि खाता का 7.6%। 3 को याद रख सकते हैं, नहीं तो एक याद रखना, तो पब्लिक प्राइवेट फंड का रखिए, और नहीं याद रखना छोड़ दीजिए। बस ये याद रखिए, ये सब क्या है, लघु बचत योजना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट जो न्यूज है क्या है, ये सब देखिए, ये सब लघु बचत योजना है। क्या नाम है, तो 1 वर्षीय सावधि जमा, 2 वर्षीय समाधि जमा, 3 वर्षीय समाधि जमा, 5 वर्षीय सावधि जमा, 5 वर्षीय रिकरिंग जमा, 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 5 वर्षीय मासिक योजना, पब्लिक प्राइवेट फंड, किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 124 माह रहेगी, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत योजना, सब क्या है, लघु बचत योजना है। इसमें से पब्लिक प्राइवेट फंड पर कितना ब्याज मिलेगा, 7.1, किसान विकास पत्र पर 6.9%, और सुकन्या समृद्धि पर कितना बनेगा, 7.6%। इतना याद रखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए। भारत के विदेशी मुद्रा कोष पहली बार 600 अरब डॉलर से अधिक हुई, पहली बार 600 अरब डॉलर के से अधिक हुई है, 605 के आसपास रहा है। ये आंकड़ा बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, आप लोग रफली याद रखिएगा कि अभी कितना है, 610 अरब डॉलर के आसपास है, मतलब 608 है तो 610 याद रखिएगा, फिर बदल जाएगा। देखिए विदेशी मुद्रा कोष में क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि विदेशी मुद्रा पर संपत्ति को शामिल किया जाता है, स्वर्ण को शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार को शामिल किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि को शामिल किया जाता है। 4 प्रकार के राशि को आपको विदेशी मुद्रा कोष में शामिल करते हैं। अब देखिए ये आपको ये क्या है, डॉलर के रूप में होता है, ये आपको सोने के रूप में रहेगा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि भारत की होगी, वो होगा। अब देखिए विशेष आहरण अधिकार SDR, यानी स्पेशल ड्राइंग रेट्स क्या है, स्पेशल ड्राइंग रेट्स क्या है, तो यहाँ पे सॉरी रेट्स कर रहे हैं बात, SDR
कहने का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, ये क्या है? तो यह IMF की मुद्रा है। ठीक, जो विश्व के प्रमुख मुद्रा, कितने मुद्रा? प्रमुख 5 मुद्राओं को मिलकर बना होता है। अब ये 5 मुद्रा कौन कौन है आप लोग को याद रखना होगा। कौन कौन है 5 मुद्रा? तो सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, और उसके बाद पाउंड है, ठीक, उसके बाद आपको चीन की रेमबी है, याद रखिएगा। उसके बाद चीन की रेमबी हो गया। अब आते हैं जापान की मुद्रा येन है और यूरोप की मुद्रा यूरो है। ये सभी को मिला के SDR बनाया जाता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए हो जाएगा। पहले IMF की मुद्रा के रूप में आपको डॉलर को ही मान्यता दिया जाता था, लेकिन 70 के दशक के बाद में SDR का प्रचलन आया। अभी हाल ही में इसमें रेमबी को शामिल किया गया है, जो चीन की मुद्रा है, ठीक है। रेमबी क्या है? चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन भी है। तो युआन देखिए, भारत में कैसे रुपया है, तो रुपया रेमबी हो गया। युआन जो है कैसे सिक्का चलता है भारत में, चरनी अठनी, तो आपको पैसा, तो पैसा युआन हो गया चीन का। ठीक, चलिए यहाँ हो गया आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ नहीं है आपको याद करने के लिए। विदेशी ऋण कितना है भारत में? तो ये लगभग में 570 अरब डॉलर है बस, जिसमें दीर्घकालिक ऋण सबसे अधिक है और लघुकालिक ऋण बहुत कम है। ठीक, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, फालतू चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, क्या है, ये हो गया आपका काम। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था की मजबूत बनाने के लिए 6,28,993 करोड़ के राहत पैकेज की वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो इसमें देखिए, इसमें याद क्या करिएगा, किस राहत पैकेज के तहत, एक चीज़ याद रखिएगा कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आपको 10 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा पर्यटन से संबंधित संगठन को। और जो व्यक्तिगत गाइडर है, गाइड करने वाले लोग होते हैं, उनको 1 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको 5 लाख लोग पर्यटकों को वीज़ा निःशुल्क दिया जाएगा जब भारत में आएंगे तो। ठीक, ये पर्यटन को विकास देने के लिए बात की गई है। टूरिज्म सेक्टर के लिए हो गया। ठीक, और बहुत सारे क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। PT भी से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस भी से आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जो उसमें शुरू की गई थी, वो 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसके तहत 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद लघु वित्त संस्थाओं के ऋण गारंटी योजना को भी इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। ये एक टूरिज्म सेक्टर का जो इनिशिएटिव है उसको आप लोग याद रख सकते हैं, वो आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक, चलिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है और कब तक चलेगा? अब नवंबर तक चलेगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते, देखिए इसी में सुधार में अब बाल स्वास्थ्य को भी ध्यान दिया गया है। ये नया पैकेज जो घोषणा हुआ है उसमें याद रखिएगा, जिसके तहत लगभग में 23 से 220 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। किस पर? तो बाल स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर। ठीक, चलिए यहाँ पे ये काम हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य योजना। फास्फेटिक उर्वरक के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है। और फास्फेटिक उर्वरकों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लगभग 80 से 90% इसका हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। अब क्या किया जाएगा? इसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए योजना का एक भाग होगा। ठीक, बस उससे बेसी कुछ नहीं। यहाँ पे खुदरा और थोक व्यापारी भी अब क्या होंगे? MSME के तहत लाए जाएंगे। बस इतना ही न्यूज याद रखिएगा कि खुदरा और थोक व्यापारी भी अब क्या हो जाएंगे? MSME के अधीन आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के मध्य स्वतंत्र व्यापार समझौता है तो सहमति, इसको आपको याद नहीं करना है, फालतू चीज़ है, आपको उससे क्या मतलब है। चलिए इतना आपको आर्थिक घटनाक्रम था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो होगा आपको नवीनतम समान ज्ञान होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, नमस्कार।